तो आप लोगों का जो है बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर चल रहा है श्वसन। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मानव या कोई भी जीव जंतु होते हैं वह सजीव है, यह हम कैसे जान सकते हैं। तो जो सजीव के लक्षण होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो जो मानव है उनके भी कितने लक्षण हो जाएंगे? 6। कौन कौन? तो जो मानव है इनके भी जो लक्षण है वो कितने हैं? 6 है। ठीक है, पहला आपको पोषण, ठीक है, दूसरा श्वसन, तीसरा गति, चौथा वृद्धि और पांचवा जनन, छठा उत्सर्जन। ठीक है, तो जिस प्रकार से सजीवों के 6 लक्षण है वैसे ही मानव के भी क्या है? 6 लक्षण। ठीक है, क्योंकि मानव भी क्या है? सजीव है। ठीक है, तो मानव के लक्षणों में हम देखें तो पोषण के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोषण पहला चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर पढ़ेंगे क्या? श्वसन। तो श्वसन में भी पहले आप लोग को पढ़ाया गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे श्वसन क्रिया किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और मानव के जो अलावे जीव जंतु हैं जिसमें आपने एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ा, आपने बहुकोशिकीय निम्न स्तर के जीवों के बारे में पढ़ा कि वह किस प्रकार से श्वसन करते हैं। ठीक है, तो अब जो आपको पढ़ना है वो है मानव के द्वारा किस प्रकार से श्वसन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? मानव किस प्रकार से श्वसन करते हैं, यानी मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक है वो क्या है? मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो तंत्र किसे कहेंगे हम? ठीक है, तो जब एक ही प्रकार के काम करने वाले अंगों की संख्या एक से ज्यादा होती है तो वो सभी मिलकर क्या करते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र को जब हम पढ़ेंगे तो मानव के कई सारे अंग हैं जो सभी मिलकर क्या करते हैं? श्वसन क्रिया को संपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि हम मानव श्वसन अंग को नहीं पढ़ेंगे बल्कि श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अंग नहीं है, एक से अधिक अंग है। ठीक है, तो आपके जो बुक में दिया गया है कि मानव के श्वसन अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपको है क्या? नासिका छिद्र। ठीक है, तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो सबसे पहले जो हम वायु लेने का काम करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? नासिका के माध्यम से। ठीक है, तो नासिका का मतलब क्या हो गया? नाक, जिसे हम लोग बोलचाल में नाक बोलते हैं, वही क्या है? नासिका है। और हमारे नाक में, हमारे नासिका में क्या 2 छिद्र होते हैं, है ना, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? आप वायु को अंदर शरीर में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? नासिका छिद्र। इसके बाद आपको क्या है? स्वर यंत्र। तो दूसरा जो अंग है वो क्या है? स्वर यंत्र। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा अंग जो है वो क्या है? स्वर यंत्र या लैरिक्स। ठीक है, अगर हम तीसरे अंग को देखें तो क्या है? श्वास नली। क्या है? श्वास नली। और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, और सबसे अंत में अगर हम देखें तो ये है क्या? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ठीक है, तो श्वसन क्रिया के लिए जो मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ठीक है, तो हम लोग जो वायु को नासिका के माध्यम से प्रवेश कराते हैं, इस वायु में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य भी गैसें मिली हुई रहती है जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। और इन गैसों को छानने का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। ये क्या कहते हैं? वायु को फ्रेश करते हैं, साफ करते हैं, और जो हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है उसे शरीर में रहने देते हैं या आरबीसी के साथ, रेड ब्लड सेल के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर में जो ये पहुंच जाता है। और जो बाकी अवशिष्ट गैसें होती है, जो हानिकारक गैसें होती है, वो फेफड़ा के द्वारा जो है फिर मुंह के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए वो क्या है? फेफड़ा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने हैं यहाँ पर सभी अंगों को। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र में जितने भी अंग हैं
सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सबसे पहला जो है वो क्या है, नासिका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना किसके बारे में है, नासिका के बारे में, ठीक है। तो अब नासिका के बारे में क्या दिया गया आपकी बुक में, देखिए। तो नासिका जिसे हम इंग्लिश में नोज कहते हैं या बोलचाल की भाषा में नाक कहते हैं, ठीक है। तो नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें दो गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, ठीक है। तो आपने अपने अपने नाकों को देखा होगा, देखेंगे नहीं देखे है ना, नहीं देखे तो दूसरे का देख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका नासिका है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, जो आपके मुख द्वार होते हैं इसके ऊपर होता है ना, यानी आपके मुख के कहाँ ऊपर, ठीक है। तो यह मुख द्वार के क्या है, ऊपर में स्थित है, ठीक है। और यह जो नासिका है, ठीक है, इसमें कितने छिद्र होते हैं, तो दो नासिका छिद्र होते हैं, ठीक है। यह जो दो नासिका छिद्र होते हैं इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, वायु को शरीर में प्रवेश कराते हैं, ठीक है। जो भीतर की ओर दो अलग अलग नासिका वेशमों में खुलते हैं। और जब यह नासिका छिद्र जो आपको बाह्य रूप में दिख रहा है, ठीक है, ये आगे जाकर जो है खुलता कहाँ पर है, नासिका वेश्म में। कहाँ खुलता है, नासिका वेश्म में। यानी आपने जो वायु लिया नासिका छिद्र के माध्यम से, वो जैसे ही नाक के अंदर गया वो कहाँ पर निकल गया, नासिका वेश्म में, ठीक है। दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। और इन नासिका वेश्मों के बीच में, इनके जो बीच में होता है, ये आपको क्या होता है, देखिए ना, आप अपने नाकों को देखेंगे तो जो दोनों साइड है ये क्या आपको छिद्र दिख रहे हैं, ठीक है। और दोनों साइड जो छिद्र है इसके बीच में एक हड्डी जैसी आपको कड़ी जैसी संरचना है। अपने अपने नाक को जो है आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको महसूस होगा, ठीक है। तो उसे आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है दिखेगा कि दोनों के बीच में, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, ये अलग करने वाला, ये क्या है, अलग करने वाला, ठीक है। तो बीच में क्या है, यहाँ पर नासा पट्टिका है, यानी दोनों छिद्रों को क्या करता है, ये अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, नासा पट्टिका। और ये क्या है, दोनों ही जो आपको नासिका छिद्र है उनके बीच में है, मध्य में है, ठीक है। नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है प्रग्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। तो कहता है जो नासिका वेश्म है इसका जो छोटा सा अग्रभाग है, आगे का भाग जो है, ठीक है, जहां पर आपको क्या बाह्य नासिका छिद्र खुलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रग्राण या प्रकोष्ठ। क्या कहते हैं, प्रग्राण या प्रकोष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आगे जाके खुलता है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रग्राण या प्रकोष्ठ, ठीक है। तो ये सब शब्द जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे हम प्रग्राण या प्रकोष्ठ कह देंगे, ठीक है। तो यह जो आपको प्रग्राण या प्रकोष्ठ है, ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, नासिका वेश्म में, ठीक है। तो इसका जो आगे का भाग है, ठीक है, जो बाह्य नासिका में खुलता है उसी को हम कहते हैं प्रग्राण या प्रकोष्ठ। इस भाग में सामान्य रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। तो जो आपके नाक में देखेंगे जो प्रकोष्ठ होता है, प्रग्राण होता है, यहाँ पर आपको क्या है, त्वचा है ना, जिसे हम लोग सामान्य बोलचाल में क्या चमड़ा बोलते हैं, चमड़े की ये परत है, स्तर है, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ आपको रोम, रोम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है आपको छिद्र, ठीक है। तो रोम का मतलब क्या है, छिद्र, ठीक है। एक रोम आपने पढ़ा पौधे में, जिसे आपने मूल रोम के माध्यम से पढ़ा था, जिसे हमने जड़ कहा था, ठीक है। और एक रोम क्या है, आपको रोम का मतलब छिद्र, जैसे हमारा ये स्किन है, शरीर है, इसमें क्या छोटे छोटे जो है आपको छिद्र बने हुए हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से शरीर का पसीना बाहर निकलता है। तो आप लोग देखते होंगे जब आपको ज्यादा गर्मी लगती है ना, या फिर आप ज्यादा दौड़ते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है। आखिर कैसे निकलता है, तो हमारे स्किन में जो त्वचा है हमारा, इसमें क्या छोटे छोटे महीन महीन क्या रोम छिद्र पाए जाते हैं, इसी के माध्यम से जो ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। मनुष्य में घ्राण छिद्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। तो जो मनुष्य होता है इसमें जो यह घ्राण क्षेत्र पाया जाता है, ये क्या होता है, वो छोटा होता है।
इसलिए जो मनुष्य होते हैं उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है कुछ जीवधारियों की दूर, अगर हम तुलना में देखें तो। जैसे आप देखते होंगे कुत्ता, कुत्ता किसी भी चीज को आसानी से सूंघ लेता है, जल्दी सूंघ लेता है ना। उसे किसी भी चीज का जल्दी आभास हो जाता है। पता आप लोगों को भूकंप आने के बारे में भी पहले कुत्ते को ही पता चलता है ना। आप लोग देखते होंगे फिल्म सब में दिखाया जाता है कि अगर किसी का मर्डर हो गया या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपत्तिजनक है, ठीक है, तो वहां पर कुत्ते को लेके जाया जाता है, वो सूंघते हुए चीजों तक पहुंच जाता है ना। तो मनुष्य में ये क्षमता क्या कुछ कम है, ठीक है। नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे कांची कहते हैं। यह जो नासिका वेश्म की दीवार होती है वो क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, कांची। क्या कहते हैं, कांची, ठीक है। नासिका वेश्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करते हैं। तो हमारे नाक नासिका वेश्मों में जो है पाया जाता है क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यह म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है इसका क्या काम होता है, तो इसका काम है म्यूकस को स्रावित करना। क्या होता है, म्यूकस को स्रावित करना। तो स्रावित का मतलब क्या, निकालना, ठीक है। तो म्यूकस जो आपके नाक में चिपचिपा तरल पदार्थ होता है उसको म्यूकस कहते हैं, ठीक है। तो वो जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं इसी के द्वारा क्या होता है, उसका स्राव होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो जो आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, वायु को जो नाक के अंदर ले रहे हैं, तो बहुत सारे धूलकण जाते हैं हमारे वायु के साथ, उन धूलकणों को चिपका कर बाहर ही रख लेना, यह आपको म्यूकस का काम है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपके नाक में वायु के साथ साथ क्या होगा, धूलकण भी चला जाएगा जो आपके शरीर में हानिकारक होगा, ठीक है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। और फिर जो श्वसन क्षेत्र आपका है यहाँ पर आपको क्या है, एपिथेलियम के नीचे क्या रहता है, एक महीन रक्त कोशिका, ठीक है, जिसके माध्यम से रक्त का संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। नासिका वेश्म अंदर की ओर गर्जनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। अब ये जो नासिका वेश्म है, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, और ये कहां पर जाकर खुलेगा, ग्रसनी में। कहां खुलेगा, ग्रसनी में, ठीक है। और ग्रसनी में ही जो आपको क्या होता है, कंठ द्वार। क्या होता है, कंठ द्वार, ठीक है। तो जो हमारी ग्रसनी है इसी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ये वाला भाग जो हमारा क्या ग्रसनी है ना, इसी को हम कंठ कहते हैं, है ना। तो ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप जो खुलता है, ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लेरिक्स में खुलती है। और यह जब ग्रसनी से नीचे जाएगा तो ये कहां पर जाके खुलेगा, स्वर यंत्र में। कहां खुलेगा, स्वर यंत्र में, जिसे हम क्या कहेंगे, लेरिक्स कहेंगे, ठीक है। लेरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है। और फिर यह लेरिक्स जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कहां पर जाके खुलेगा, श्वास नली में, ठीक है। तो ये जो श्वास नली है, ठीक है, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है, यहां तक वायु को पहुंचने में देखिए कितने भागों से प्रवेश करना होता है। कि पहले आपने क्या किया, जो नासिका है कहां, मुख द्वार के ऊपर, और नासिका में होते हैं दो नासिका छिद्र, ठीक है। नासिका छिद्र जो होते हैं इससे आप वायु को प्रवेश कराते हैं नाक में। नासिका छिद्र के अंदर जो आपको पाया जाता है वो क्या होता है, नासिका वेश्म, जहां पर आपको प्रधान या प्रकोष्ठ पाया जाता है, ठीक है। और इसी नासिका वेश्म के बीच में क्या होता है, नासा पट्टिका, जो कि दो भागों में से विभाजित करती है, ठीक है। यहीं पर आपको जो है नासिका वेश्म में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसके कारण म्यूकस निकाला जाता है। और यह म्यूकस क्या होता है, तरल चिपचिपा पदार्थ जो आपके नाक में होते हैं, ठीक है। और फिर यह नासिका छिद्र से होते हुए कहा जाएगा, ग्रसनी में, जहां पर आपको कंठ द्वार के समीप जाके ये खुल जाता है, ठीक है। फिर वह वायु कहां पहुंच गया, स्वर यंत्र में यानी लेरिक्स में। और फिर यहां से स्वर यंत्र से वह वायु कहां गया, श्वास नली में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ वो नाक से लेकर आपको कंठ तक में पूरा हुआ, यानी अभी तक फेफड़ा तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो ट्रेकिया है ये करीब 11 सेंटीमीटर जो है लंबी नली है। तो जो श्वास नली है जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रेकिया, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई है आपको 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह
11 सेंटीमीटर जो है लंबी एक क्या है, नली है, नालिका है, ठीक है, जिसका व्यास लगभग 16 mm होता है। तो इसका जो व्यास है वो कितना है, 16 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो श्वास नली यानी ट्रेकिया होता है मानव शरीर में, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर, और जो व्यास होता है वह 16 मिलीमीटर, ठीक है। ट्रेकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम में इसकी पूरी लंबाई से सजे होते हैं। तो जो ये ट्रेकिया होता है, इसकी दीवार जो होती है वो क्या होता है, पतली होती है। तो इसे मजबूती प्रदान करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके बाहर जो होते हैं ये बहुत सारे उपास्थि होते हैं, ठीक है। तो अस्थि का मतलब होता है क्या, हड्डियां, ठीक है, और जो हड्डी से मुलायम हड्डियां होती है, सॉफ्ट होती है, उसे कहते हैं उपास्थि, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, ट्रेकिया को, ठीक है, ताकि यह सुरक्षित रह सके, ठीक है। और यह जो आपको बना होता है ये कैसे, वलय के आकार का, ठीक है। तो वलय मतलब क्या होता है, रिंग, जिसे हम वृत्त कहेंगे, वृत्ताकार में, ठीक है। ये वलय ट्रेकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकते हैं। तो यह जो वलय होता है ये क्या कहता है, जब हवा हम लोग सांस ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, तो जब वायु हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ट्रेकिया से बाहर निकलता है, तो कहीं वो पिचक नहीं जाए। इसकी सुरक्षा किसके हाथों में रहती है, इन वलयों के हाथों में, ठीक है। क्योंकि अगर हम वायु को छोड़ेंगे, ठीक है, तो वायु कम हो जाए तो वो पिचक जाएगा, क्योंकि ये तो कोमल है, सॉफ्ट है ना। तो इसको पिचकने से ही रोकता है कौन, वलय, ठीक है। नीचे की ओर ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर दो श्वासनियों में बढ़ जाती है। श्वासनियों में भी ट्रेकिया की तरह उपास्थि वलय होते हैं। प्रत्येक श्वसनी या ब्रोंकस फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वासनिकाओं या ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाती है। तो जब यह वायु जो है आपको ट्रेकिया से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये खुलता कहां पर है, वक्ष गुहा में। कहां खुलता है, वक्ष गुहा में, ठीक है। नासिका से श्वासनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पक्षमाभिकाएं एपिथेलियम का बना होता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वायु कोशिका वाहिनियां कहते हैं। तो यह अंदर जाने के बाद क्या होता है, फिर इसका विभाजन होता है, और फेफड़ा में जाने के बाद क्या होता है कि आपको वायु कोष्ठक बने होते हैं, ठीक है। आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको यह जो वायु है, ठीक है, देखिए यह आपको सबसे पहले नासिका वेश्म के माध्यम से अंदर गया, जो कि मुख के ऊपर में है, ठीक है, और इसी जो हम जिसको गला कह देते हैं, ठीक है, ये क्या है, लेरिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, नीचे गया, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रेकिया। देखिए यह वलय के आकार का, वृत्ताकार आपको क्या यहाँ पर बना हुआ आकृति है, ठीक है। फिर यहाँ ट्रेकिया से आपको नीचे गया, तो यहाँ पर आपको दोनों साइड क्या है, फेफड़ा है, लेकिन फेफड़ा में जाने से पहले किसमें गया, ब्रोंकस में गया, जो कि फेफड़ा की ओर जो आपको नलिका जा रही है। तो यह ब्रोंकस में गया, और इस ब्रोंकस से फिर कहाँ गया, तो ब्रोंकियोल्स में गया, जो कि आपको टहनी के समान बना हुआ है, दिख रहा है। फिर यह ब्रोंकियोल्स जो है, इससे जब यह विभाजित होगा तब जाएगा किसमें, वायु कोष्ठिका में, जो टहनी के अंदर आपको फूल फूल टाइप का बना हुआ है, दिख रहा है। तो यह फेफड़ा का अंतिम न्यूनतम भाग होता है, जहां पर ये पहुंचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका, ठीक है। तो इस तरह से जो है जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो यह हमारे फेफड़े में वायु कोष्ठिका तक पहुंचता है, ठीक है। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायुकोश या एल्विओलाई में खुलती है। अब ये जो वाहिनियां है, वाहिनी हम किससे कहते हैं, वाहिनी का मतलब क्या है, अब ये वायु जो है ये कहां पहुंच गया, वाहिनियों में। वाहिनी किसे कहते हैं, वाहिनी का मतलब होता है पहुंचाने वाला, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में नसें होती है वो एक पाइप के समान काम करती है, जो पहुंचाने का काम करती है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और उसी के साथ वायु भी जाती है ना। तो ये जो वाहिनियां होती है इसका काम क्या होता है, ट्रेवलिंग करना, पहुंचाना, ठीक है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 × 10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं। तो यहाँ जो आपको वायुकोश होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 3 × 10⁸, ठीक है। तो यह वायुकोश की संख्या होती है, ठीक है, और ये मनुष्य के दोनों फेफड़ों में पाए जाते हैं। तो मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है,
दो, ठीक है। और इन दोनों फेफड़े के बीच में जो है आपको यहाँ पर हृदय होता है। क्या होता है? हृदय, ठीक है। तो आगे आप पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है, परिवहन चैप्टर में। तो वहां पर आपको हृदय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में होती है, ठीक है, लेकिन इसका झुकाव बाएं साइड में ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जब आपकी धड़कनें चेक की जाती है तो वो बाएं साइड में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होता है। तो मनुष्य के फेफड़ों में जो श्वसन का काम होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें जो स्थान होता है, जगह होता है, वो कितना होता है? 400 से 800 वर्ग फीट, ठीक है। फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो जो फेफड़ा होता है वो कहाँ पर होता है? वक्ष गुहा में, ठीक है। तो फेफड़ा जो होता है वो कहाँ पर होता है? मनुष्य के वक्ष गुहा में, यानी अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं, ठीक है। फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। तो ये जो फेफड़ा होता है, ठीक है, यह कैसा होता है? हाँ, स्पंजी होता है। कैसा होता है? स्पंजी। स्पंजी किसे कहते हैं? हाँ, स्पंजी किसे कहते हैं? स्पंज किसे कहते हैं? पत्तियों को नहीं। स्पंजी का मतलब होता है जिसे अगर हम दबाएंगे तो आसानी से दब जाए, जिसमें लचीलापन हो। आप लोग रसगुल्ला खाने जाते हैं, बोलते हैं स्पंज रसगुल्ला दीजिए, बोलते हैं, खाएं कभी? तो स्पंज रसगुल्ला में और सामान्य रसगुल्ला में क्या अंतर है? कि स्पंज रसगुल्ला जो होता है वो सॉफ्ट होता है ना, जितना दबाएंगे वो दब जाएगा, ठीक है। खाए नहीं खाए हैं? हाँ, लगता है कभी आप लोग प्रयोग नहीं किए स्पंज रसगुल्ला का। हाँ, ठीक है। तो स्पंज का मतलब होता है जिसे हम दबाएंगे तो आसानी से क्या हो जाए? दब जाए, जो सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो यह फेफड़ा है ये भी क्या है? स्पंजी है, सॉफ्ट है, मुलायम है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? गुलाबी। कलर कैसा होता है? गुलाबी, ठीक है। लड़कियों का फेवरेट कलर है ना। तो फेफड़ा जो है लड़कियों के अनुसार बनाया गया होगा, है ना, इसलिए फेवरेट है, तो वही कलर दे दिया गया। और कैसी रचना है? यह थैली नुमा है। कैसी है? थैली नुमा है, ठीक है। तो ये तीनों ही बातों को आपको याद रखना है कि जो फेफड़ा होता है वो कैसा होता है? स्पंजी होता है, गुलाबी रंग का होता है, और इसकी जो रचना है वो कैसी है? थैली नुमा है, ठीक है। जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। जो हृदय के इधर उधर कहने का मतलब क्या है? हृदय के दोनों साइड में, बीच में हृदय होता है, दोनों साइड में क्या होता है? फेफड़ा, ठीक है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन पतला आवरण होता है जिसे पेराटाइल प्लूरा कहते हैं। अब इन फेफड़ों के जो है बाहर में एक आवरण, एक ढका हुआ परत होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इससे यह कवर किया जाता है, ठीक है। और इसका जो पतला आवरण होता है, कवर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा, ठीक है। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। तो ये जो फेफड़ा और प्लूरा होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। तो म्यूकस क्या है? तरल चिकना पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। तो ये क्यों होता है? घर्षण को कम करने के लिए। फेफड़ा में जब आप वायु लेते हैं तो वो क्या होता है? फूल जाता है, फिर वायु छोड़ते तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो बाहर जो आवरण है वो कठोर है, तो उसमें जो है घर्षण हो सकता है। तो इस घर्षण को कम करने के लिए जो म्यूकस दिया जाता है, तो प्रकृति ने बड़ा सोच समझ के बनाया है ना। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के चैन में आप डालते हैं ग्रीस, मोबिल डालते हैं ना, और ये क्या है? तरल चिकना पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है। इसका क्या काम है? जो चैन है और जो चैन स्पॉकेट है उसके बीच का जो घर्षण है, उस घर्षण को कम करना। अगर आप तेल या मोबिल का प्रयोग नहीं करते हैं या फिर आप ग्रीस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो चैन धीरे क्या सूखने लगेगा और ज्यादा दिनों तक वो चैन नहीं चलेगा, वो चैन टूट जाएगा, क्योंकि घर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिस प्रकार से चैन साइकिल के चैन में हम डालते हैं क्या? मोबिल या ग्रीस, चिकनाहट के लिए, ताकि घर्षण कम हो, उसी प्रकार से हमारे फेफड़े और इनके बाहर जो प्लूरा है इनके बीच में क्या है? घर्षण कम करने के लिए म्यूकस डाला गया है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट आता है श्वसन क्रिया। तो ये सब तो हो गया कि हमारे श्वसन अंग क्या क्या है, ठीक है, और कैसी उनकी रचना है। अब आपको देखना है कि यह जो श्वसन क्रिया होती है यह होती किस प्रकार से है, ठीक है।
तो यह श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, इसे देखिए आप लोग। देखिए, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। तो पहली क्रिया यहाँ पर जो है वो क्या है, प्रश्वास। क्या है, प्रश्वास। तो प्रश्वास क्रिया में होता क्या है कि जो आप नासिका छिद्र के माध्यम से वायु को ग्रहण किए, यह वायु आपके फेफड़े तक पहुंचा, है ना। पूरा हमने देखा एक स्टेप बाय स्टेप कैसे यह फेफड़ा तक पहुंचा, है ना। शुरू हुआ कहां से, नासिका से, पहुंचा कहां तक, फेफड़ा तक। ठीक है, तो यह जो नासिका से फेफड़ा तक वायु पहुंचा और फेफड़ा में शुद्ध होकर ये क्या ऑक्सीजन पहुंचा। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन जो फेफड़ा में शुद्ध हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्वास क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्वास क्रिया। ठीक है, इसके विपरीत दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त में फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। तो दूसरी क्रिया कहलाती है उच्छ्वास। क्या कहलाती है, उच्छ्वास। ठीक है, तो श्वसन क्रिया जो है यह आपको दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में, प्रश्वास और उच्छ्वास। तो जब हम नासिका के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं और ये फेफड़े तक जाता है, फेफड़े में इसको क्या प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिर ये रक्त में मिल जाता है ऑक्सीजन और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच गया। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रश्वास। ठीक है, लेकिन पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन चला गया तो हमारे शरीर में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनते हैं, हाँ, और कोई, हम श्वसन क्रिया में लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिए नहीं, फेफड़ा में तो साफ हो गया वहीं पे, लेकिन हमारे शरीर में फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं आप, हाँ। चलिए देखिए, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में होता है क्या, कार्बन। भोजन में क्या आता है, कार्बन। कार्बन को हम बोलते हैं क्या, सी। ठीक है, और आप जब पानी पीते हैं वह होता है क्या, H2O, यानी पानी में क्या होता है, जल में जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और आप श्वसन क्रिया के माध्यम से भी ऑक्सीजन लिए। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, और जो हमने भोजन में कार्बन को लिया है और श्वसन क्रिया में जो हमने ऑक्सीजन को लिया है, जब यह दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसके मिलने से क्या बनता है, हाँ, CO2। क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। ठीक है, और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में अब हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या विषैली गैस है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये गैस जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसे शरीर के बाहर निकालना अनिवार्य है। ठीक है, तो दूसरी क्रिया जो होती है जिसे हम उच्छ्वास की क्रिया कहते हैं, इसमें क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हमारे शरीर में बनता है, ये भी रक्त के साथ मिल जाता है, इसे हम अशुद्ध वायु कहते हैं, या जब ये रक्त के साथ मिल जाता है तो अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे परिवहन चैप्टर में। ठीक है, ये हमारे हृदय में जो है जो ब्लड होते हैं उनका सर्कुलेट जो होता है वो धमनी और शिरा के माध्यम से। तो धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, और शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त लाने का काम करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, और फिर वो पहुंचाता है कहाँ, फेफड़ा तक, और फेफड़े से फिर वो बाहर होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। ठीक है, देखिए, तो प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप निम्नलिखित स्थित तीन तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती है। तो जब यह प्रश्वास क्रियाएं हो रही होती है, यानी हम श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं और सांस लेने का काम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा होता है, तो यहाँ पर तीन तरह की रचनाएं जो है मिलकर काम करती है। पहला क्या है, सीने की 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होती है तब पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती है, जिससे वक्ष वह फैल जाता है। तो हमारे फेफड़ों के बाहर में यहाँ पर पसलियां होती है, कितनी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। कितनी पसलियां होती है, 12 जोड़ी। ठीक है, तो 12 जोड़ी, एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2, तो 12 जोड़ी पसलियों का मतलब क्या हो गया, 24 पसलियां होती है। ठीक है, तो इनका काम क्या है, सुरक्षा देना,
ये पसली मतलब क्या, ये हड्डी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ठीक है। जो आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि हमारे फेफड़ों में कितनी हड्डियां होती है, याद है आप लोग को, भूल गए सब ना। तो यहाँ पर पसली का मतलब क्या है, हड्डी से है। तो ये हड्डी का आवरण एक ढांचा होता है जो फेफड़ा को सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर होता है, वक्ष गुहा में होता है, ठीक है। तो जब हमारी पेशियां जो होती है फेफड़े की, वो संकुचित होती है और फैलती है, ठीक है। तो इसको सुरक्षा देने का काम कौन करती है आपको, ये पसलियां, ठीक है। वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। तो जो हमारा ऊपर का भाग है, ठीक है, जो हमारा पेट है, पेट भी दो भागों में, एक उदर गुहा, एक वक्ष गुहा। ऊपर वाला भाग कहलाता है वक्ष गुहा और नीचे वाला भाग उदर गुहा। तो उदर का मतलब क्या होता है, पेट, ठीक है। तो यह आपको डायफ्राम यहाँ पर एक आकृति होती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पाया जाता है क्या है, डायफ्राम, क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, तो वक्ष गुहा को अलग करता है, किससे, उदर गुहा से, किससे, उदर गुहा से, ठीक है। तो इसे अलग करने का काम करता है कौन, डायफ्राम, कौन करता है, डायफ्राम, ठीक है। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी संकोचन होता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है, इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो जब यह संकुचन का काम होता है, फैलने सिकुड़ने का काम होता है, तो ये डायफ्राम में भी होता है और ये सिकुड़ जाता है, जिससे ये क्या होता है, चपटा हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन यानी क्षेत्र बढ़ जाता है, ठीक है। उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है। तो जब उदर की पेशियां जो है वह संकुचित होती है, ठीक है, सिकुड़ती है, तो इससे भी वक्ष गुहा में क्या होता है, फैलाव होता है, ठीक है। इस तरह वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है। तो जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, फेफड़ा का भी आयतन बढ़ेगा, ठीक है। और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है, तो उसमें जो वायु है इसमें दबाव कम पड़ेगा, इससे बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। तो अब दबाव कम पड़ गया तो ज्यादा जगह बन गया, तो बाहर का हवा क्या होगा, अंदर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या, उच्छ्वास। तो इस समय पसलियों के बीच की पेशियां तथा डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है, जिससे पसलियां पीछे खिसक जाती है तथा डायफ्राम पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। तो यह डायफ्राम जो है, इसका मुख्य जो आकार होता है वो होता है गुंबद का आकार, क्या होता है, गुंबद का आकार, ठीक है। तो जब उच्छ्वास की क्रिया होती है, ठीक है, यानी जब हम वायु को बाहर निकालने का काम करते हैं, तो ये पेशियां क्या होती है, ढीली पड़ जाती है, डायफ्राम भी जो है वो ढीली पड़ जाती है, और इसके कारण क्या, डायफ्राम पुनः अपने रूप में गुंबद के रूप में आ जाती है, ठीक है। इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वक्ष गुहा और फेफड़ा दोनों पर दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। और जब दबाव बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो वे पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा जो है वो बाहर निकालेंगे। तो दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें जो भी चीज वो बाहर निकलेगी, उसमें है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाहर निकलेगी, ठीक है। और ये आपको ट्रेकिया में पहुंच जाता है, और ट्रेकिया से कहा जाता है नासिका क्षेत्र में, और नासिका क्षेत्र से फिर बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से अशुद्ध वायु हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो श्वसन की दो अवस्थाएं, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो ये दोनों मिलकर जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास, क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात है समझ में। चलिए इसको रहने दीजिए आज यहीं तक, इसको आगे कल खत्म किया जाएगा, ठीक है।